नमस्कार। एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। कर्नाटक के चुनावी रण के लिए आप जानते हैं बिगुल बज चुका है। 10 मई को वोटिंग है, 13 मई को नतीजे हैं और नतीजों से पहले कर्नाटक का सियासी मूड जानने के लिए आपने एबीपी न्यूज पर देखा है सी वोटर का किया हुआ सर्वे ओपिनियन पोल, जिसकी तस्वीर जो उभर कर सामने आ रही है उसी की बिग पिक्चर पर बात करने के लिए और साथ ही साथ उसके इन डेप्थ एनालिसिस के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त खास मेहमान सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख जी। यशवंत जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज के डिजिटल। धन्यवाद सर। ये जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा सामने आया है ये तो साफ तौर पर बता रहा है कि साहब बीजेपी इस सत्ता से आउट हो रही है कर्नाटक के और कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही है धमाकेदार अंदाज में। मेरा सवाल आपसे ये है कि त्रिशंकु नहीं बल्कि मैंडेट क्लियर है, इसका मतलब क्या है? मैंडेट बहुत क्लियर इसलिए भी है क्योंकि त्रिशंकु की संभावना तब ज्यादा होती है जब जेडीएस का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतरीन है और जो ओल्ड मैसूर रीजन है जहां 50 से ज्यादा सीटें हैं रोमाना, जहां पे मुख्यतः मुकाबला जेडीएस और कांग्रेस का रहता था। पिछले लोकसभा चुनाव में वहां बदलाव केवल ये हुआ कि जेडीएस मेल्टडाउन स्टेट में चली गई थी और जो गैर कांग्रेसी वोट जेडीएस के थे, और ये हम ना भूलें कि जनता दल परिवार के जो भी वोट हैं वो मूलतः गैर कांग्रेसी वोट हैं। जनता परिवार का गठन या उद्भव जो भी अलग अलग राज्यों में हुआ वो बेसिकली एंटी कांग्रेस प्लेटफॉर्म पे हुआ। तो जब लोकसभा चुनाव में वो वोट बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए तो बीजेपी को 26 सीटें 28 में से मिली। ऐसा लगा कि अब कर्नाटक में एक बाइपोलैरिटी आ जाएगी, लेकिन जैसा कि भारतीय मतदाता सबको अपने अपने तरीके से मतलब लोग सयाना समझते हैं कि हम वोटर्स को रीड करेंगे, लेकिन वोटर्स हमेशा ज्यादा ही सयाने हो जाते हैं और एक स्प्लिट वोट रोमाना बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो जेडीएस का कोर वोट है, आप माने वोकालिका भी, और एंटी कांग्रेस कोर वोट जो है वो लोकसभा में तो एंटी बीजेपी के पक्ष में गया एंटी कांग्रेस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन विधानसभा में वो अभी भी जेडीएस के साथ में रुकना चाह रहा है। शायद उनको अपना स्थानीय नेतृत्व वो अभी भी देवगौड़ा जी के परिवार में वोकालिका जातिगत समीकरण में या पर्सनल इक्वेशन में उनको अभी भी दिखाई दे रहा है। तो एक तो कारण उसका ये है कि जेडीएस का वापस उस तरीके से बढ़ना ये एक त्रिशंकु विधानसभा की ओर ले जाता है, लेकिन ये उतना भी नहीं बढ़ा है जितने में वो कांग्रेस को खा जाए और 50 सीटों में कांग्रेस भी 0 हो जाए, बीजेपी भी 0 हो जाए और मामला त्रिशंकु हो जाए। इसलिए जो एक कांग्रेस फिलहाल इस समय ट्रैकर में हमारे एक सिंपल मेजॉरिटी, क्लियर मेजॉरिटी की ओर जाती हुई दिख रही है। उसका कारण यह है कि बचे हुए कर्नाटक में जहां बाइपोलर है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, वहां पे कांग्रेस का एक अपर हैंड दिख रहा है और जो मैसूर रीजन है वहां कांग्रेस वर्सेस जेडीएस का सीधी लड़ाई अब दिख रही है। बीजेपी वहां पर फिर से नंबर 3 की लड़ाई में चली मैसूर। ठीक है सर। अब मैं आती हूँ सर उन सवालों पर जिसको लेकर आप लोग जनता के बीच गए, जिसमें सरकार के कामकाज की बात है, मुख्यमंत्री के कामकाज की बात है। इसमें साफ तौर पर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी वो साफ नजर आ रही है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये बीजेपी का जो बुमई वाला दाव है वो यहाँ पर उल्टा पड़ गया है पार्टी के लिए? इस सवाल को शायद दूसरे तरीके से मैं जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि एक हमारे मित्र ये भी पूछ रहे थे कि क्या अगर येदियुरप्पा जी को बीजेपी बनाए रखती तो मामला कुछ अलग होता। मेरा उस सवाल का जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा। हाँ, मामला और ज्यादा करीब का शायद हो जाता, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन हमारा ट्रैकर आप जैसे दर्शक सारे हमारे जानते हैं कोई आज का एक दिन का नहीं है, ये कई लगातार चल रहा है। तो पिछले 1-1.5 साल से हम ये ट्रेंड कांग्रेस के अपस्विंग का देख रहे हैं कर्नाटक। तो येदियुरप्पा जी के जाने से ठीक है एक इम्पैक्ट पड़ा है, वो इम्पैक्ट का भी नुकसान बीजेपी को है। बुमई जी जो है नए नाम है, नए चेहरे हैं, उस तरीके से एक मुख्यमंत्री के लिहाज से तो वो हो सकता है कि भविष्य में बीजेपी के लिए एसेट साबित हो, लेकिन फिलहाल येदियुरप्पा जी की जो जगह खाली हुई उनके जूते में उनके जूते को फिट करना, वापस अपना पैर डालना, उनका पैर फिलहाल उस चीज में छोटा पड़ा। तो सवाल का सीधा जवाब तो वैसे ही होगा कि हाँ शायद नुकसान हुआ है, लेकिन टेढ़ा जवाब ये भी है कि वो अगर होते भी तो भी शायद हम ऐसे ही आंकड़े देख रहे होते। अंतर केवल ये पड़ता कि शायद
गैप वो कम होता और कांग्रेस हो सकता है कि 110 के आसपास हमको दिख रही होती, बीजेपी 90 के आसपास दिख रही होती, ये शायद होता। सर एक सवाल मेरे मन में था, वो ये कि मैं जब कल ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखा रही थी दर्शकों को सीएम की लोकप्रियता को लेकर, तो वो चेहरे जो है वो आप लोगों ने बाकायदा वो नाम दिए हुए थे, उसी में टिक करना था, या फिर वो ओपन एंडेड क्वेश्चन था, किसी का भी नाम ले दो? और अगर ओपन एंडेड था तो उसमें कहीं पर भी येदियुरप्पा जी का नाम नहीं आया, सिद्धरामैया वहां पर टॉप करते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, उसमें दो तरीके के होते हैं। जो हम ओमनीबस के ट्रैकर चलाते हैं वो चीज ओपन एंडेड ही होती है, लोग बोलते हैं नाम और हम उन्हें दर्ज कराते हैं। ठीक। लेकिन चूंकि येदियुरप्पा जी अब उस पूरे गेम में उस तरीके से नहीं है, इसलिए फॉलो अप क्वेश्चन में हम लोग उस चीज को पूछते हैं कि भाई अगर टॉप के ये 4 नाम जो आ रहे हैं, इन 4 नामों 5 नामों में आपको सेलेक्ट करना हो तो आप किसको सेलेक्ट करना चाहिए, तो वो क्लैरिटी आ जाती है। क्योंकि ये आपका कहना सही है कि अगर हम ये सवाल पूछेंगे बीजेपी के समर्थकों से कि क्या येदियुरप्पा जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए था, तो हो सकता है बीजेपी के कोर समर्थकों में एक बड़ा हिस्सा बोले कि हाँ, और खासतौर पे लिंगायत वोटर्स में एक नाम आए कि हाँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन बियॉन्ड दैट जो उसमें वर्तमान मुख्यमंत्री नंबर 2 पे हैं, ये आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। अगर येदियुरप्पा जी होते तो हो सकता था कि येदियुरप्पा जी नंबर 1 पर होते, लेकिन सिद्धारमैया जी में और येदियुरप्पा जी में दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, दोनों ही लगभग 39-40 की रेंज में तब भी आते। जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है उसमें रोमाना, वो दरअसल कांग्रेस के कैंप का है कि डीके शिव कुमार केवल 3% में और सिद्धारमैया उनसे 12 गुना आगे। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको दरअसल समझना दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बात की भरी पूरी संभावना है कि अगर कांग्रेस जीते और मुख्यमंत्री चयन करते समय कांग्रेस का नेतृत्व वो उस तरह की दोबारा चीजें करे जो पहले वो राजस्थान के संकट को देख चुके हैं और उस तरीके से बढ़ चुके हैं। राजस्थान में 5 साल पहले कांग्रेस को जो मैंडेट मिला था वो सचिन पायलट के नाम पर मिला था, सचिन पायलट के नेतृत्व में मिला था, लेकिन सचिन पायलट को तो मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला। अब ये बार बार कयास लगाया जा रहा है मीडिया में, ये ओपन सीक्रेट बात होती है कि केंद्रीय नेतृत्व की पहली पसंद डीके शिव कुमार है। अगर डीके शिव कुमार बनाए जाते हैं मुख्यमंत्री और येदियुरप्पा इनको सिद्धारमैया जी को नहीं बनाया जाता, तो एक अजीब सी स्थिति वहां पर भी पैदा होगी। और अगर सिद्धारमैया जी बनाए जाते हैं तो कांग्रेस के लिए शायद ज्यादा स्टेबल होगा मामला, क्योंकि पब्लिक जो कांग्रेस को वोट देना चाहती है वो सिद्धारमैया के नाम पे वोट देना चाहती है, वो डीके शिव कुमार के नाम पे वोट नहीं देना चाहती। ठीक है सर, अब सवाल ये कि सर ये जो आंकड़े निकल कर आए हैं इस ओपिनियन पोल में, तो कांग्रेस को ये जो बढ़त मिल रही है इसके लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, और बीजेपी ये जो नीचे जा रही है इसके पीछे कौन से फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की बढ़त का पहला फैक्टर सबसे बड़ा तो यह है कि वो एक डिफॉल्ट अपोजिशन है और कांग्रेस के पास में लोकल लीडर्स वहां पे मजबूत हैं। डीके शिव कुमार मजबूत नेता है, मजबूत इस नाते से नहीं कि वो बहुत लोकप्रिय है, बल्कि मजबूत इस नाते से कि राजनीति में जो एक भूमिका रिसोर्सेस की होती है, उस रिसोर्सेस की भूमिका को वो अच्छे तरीके से निभाना जानते हैं। उनके पास में रिसोर्सेस है। राजनीति केवल लोगों के वोट की नहीं, धन बल बाहुबल तमाम चीजों का मिश्रण होता है। दूसरी ओर सिद्धारमैया उनके पास में एक पॉपुलर चेहरा है जो ओबीसी मतदाताओं को और अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, और एक अदद साफ नाम भी है रिलेटिवली, अगर आप कंपैरेटिवली रिलेटिवली अगर आप बात करें तो कांग्रेस को एक डिफॉल्ट फायदा उसका है। दूसरा, नीचे के लेवल पे कांग्रेस के पास में हर बूथ, हर गांव, हर सीट के ऊपर डिपेंडेबल नेताओं की फौज है, तो वैक्यूम नहीं है वहां पे अपोजिशन का। जिस तरीके का वैक्यूम आपको शायद गुजरात में दिखा कि आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई और उस वैक्यूम में आम आदमी पार्टी 15%, 13%, एक समय तो ट्रैकर में 25% तक पहुंच गई थी, फिर घट के 15-16। तो कांग्रेस को तो आम आदमी पार्टी ने भयंकर डेंट मारा, लेकिन कर्नाटक में वही आम आदमी पार्टी की एंट्री लगभग अभी रुकी हुई है, स्टंटेड है। मुश्किल से 1-1.5%, 2%, मतलब 3% लोग ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की एंट्री एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं है वो मुद्दा इस लिहाज से कि कांग्रेस के वोट काटेगी क्या आम आदमी पार्टी, उस लिहाज से। अगर यही 1-1.5% के बजाय 11-12% आम आदमी पोल कर रही होती तो कांग्रेस की दुर्गति हो चुकी होती, इतने ही वोट शेयर पे बीजेपी दोबारा जीत रही होती हमारे आंकड़ों में। लेकिन चूंकि वहां पे अपोजिशन का वैक्यूम वैसा नहीं, एक तरफ कांग्रेस अपनी जगह मजबूत है, दूसरी तरफ जेडीएस भी है,
तो आम आदमी पार्टी या उनकी एंट्री उस तरीके से एक वोट को और फर्दर बंटवारे की ओर नहीं लेके जा पा रहे। और एक बड़ा फैक्टर वो भी है कि कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन होने की उम्मीद जो है, बीजेपी का जो खराब प्रदर्शन होने की पॉसिबिलिटी है, उसका सबसे बड़ा कारण तो एंटी इनकम्बेंसी, एमएलएस के खिलाफ, एमपीज के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जनता जब क्लैरिटी के साथ में ये बोल रही हो, 57% लोग ये बोले कि हम सरकार को बदलना चाहते हैं, तो ये एक पब्लिक का जनमानस का क्लियर एक मन दिखाता है। अब ये 57% लोगों में अगर बंटवारा हो जाए कि भाई जेडीएस का वोट 20-22-25% पहुंचे और कांग्रेस का वोट कम हो जाए, तो एक उस बंटवारे में बीजेपी एक उसका एडवांटेज लेके निकल सकती है। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि लोगों का एक चेंज का मूड होता है, वो चेंज का मूड बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी को सबसे बड़ा उस चेंज के मूड से। ठीक है सर। अच्छा, मैंने वो जो कांग्रेस के फायदे वाली कि उसको फायदा क्यों मिल रहा है, ये सवाल इस वजह से भी आपसे पूछा था क्योंकि जब गुजरात के चुनाव होने थे और हम लोग बात कर रहे थे तो हम बार बार इस बात का जिक्र किया करते थे कि साहब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, और वो जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो दक्षिण से शुरू होकर ज्यादातर उसका फोकस जो है वो दक्षिण में रहा है। तो क्या वो फैक्टर भी यहाँ इस कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मदद करती हुई नजर आ रही है? अब वो भले इस संगठन को मजबूत करने के तौर पर हो, संगठन को दोबारा से एक स्फूर्ति, एक ऊर्जा देने का उसने काम किया हो, क्या उसका कोई रोल यहाँ नजर आ रहा है हमारे इस ट्रैकर में? नहीं, बिल्कुल है उसका रोल। और ये हमारे ट्रैकर में अगर आप देखें तो भारत जोड़ो यात्रा से ही ये क्लैरिटी और भी ज्यादा आनी शुरू हुई। जो गैप था बीजेपी और कांग्रेस का, दरअसल वो दिसंबर से बढ़ना शुरू हो गया था हमारे ट्रैकर में। और उसका कारण मुख्य ये है ना कि उस यात्रा के ही बहाने से ही ये डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया जो एक दूसरे का गिरमान पकड़ के बिल्कुल लट्ठम लट्ठा हुए रहते हैं उनके लोग, वो यात्रा के ही नाम पर कम से कम साथ में तो आए। तो एक संगठन में एक उत्साह का संचार होता है, एक कार्यकर्ता को लगता है कि हाँ भाई ये लीडर साथ में है, साथ में लड़ रहे हैं। और दूसरा, वो समय भी काफी बिताया, केरल में बहुत समय दिया, कर्नाटक में भी ठीक सा समय दिया, नीचे से लेके ऊपर तक वो पैदल चलते हुए काफी लंबे जगह गए, तो उन्होंने इलाके भी ज्यादा कवर किए उसमें, उसका भी एक इम्पैक्ट है। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि जिस समय लोगों के मन में सुगबुगाहट होनी शुरू हुई थी कि बदलाव लाना चाहिए, उस बदलाव लाने के इमोशन के साथ में ही अगर मेन अपोजिशन पार्टी एक साथ मिलकर सामने खड़ी दिखाई दे कि लड़ नहीं रहे हैं, तो उस बदलाव को एक संपुट मिल जाता है, एक और ज्यादा एडिशनल उसमें विंग मिल जाता है। मुझे लगता है कि वो एक फैक्टर रहा। लेकिन अब आप उम्मीद ही कर सकते हैं कि कांग्रेस उस फायदे को गंवा न दे। गंवाने से मेरा तात्पर्य है माना कि अभी टिकट बट रहे हैं, टिकट बटे हैं, कुछ बचे बाकी हैं। बड़ी तादाद में ऐसी जगह पे भी होंगी जहां पर डीके शिव कुमार के कैंप के लोग भी टिकट मांग रहे होंगे और सिद्धारमैया कैंप के लोग भी टिकट मांगेंगे जी। अगर तो इन लोगों ने सिनर्जीज लगाई एक दूसरे को जिताने के लिए कि पहले जिताओ और बाद में तय करेंगे, तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इन्होंने एनर्जीज लगाई एक दूसरे को हराने के लिए कि यार सिद्धारमैया के लोग कम जीत के आएंगे तो मैं मुख्यमंत्री ज्यादा आसान तरीके से बनूंगा, या डीके शिव कुमार के कम जीत के आएंगे, तो वो क्या है कि दोनों एक दूसरे को ही इतना न डुबो दें कि वो जिसे कहते हैं ना, स्नैचिंग द डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। ये कई बार हम कांग्रेस के खेल में केस में हम ये देख चुके हैं जी। ये अगर किया तो फिर तो मामला अलग है, और अगर ऐसा नहीं किया, साथ में मिलकर चुनाव लड़ा, तो मामला ठीक है सर। अब सवाल एक और भी, क्या बीजेपी के पास अभी स्कोप है सर बाजी पलटने का? जो ट्रैकर है हमारा, और वो सिर्फ कर्नाटक में तो है नहीं, सब राज्यों में हम करते हैं, उसमें हमने देखा है कि किस तरीके से चुनाव की तारीखों के ऐलान के समय का क्या माहौल होता है, ट्रैकर में कौन सी पार्टी कितने फर्क के साथ कहां पर होती है, और फिर एंट्री होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वो जिस तरीके से एंटर करते हैं उसके बाद ट्रैकर में कितने बदलाव का अभी तक हमारे पास आंकड़ा है, और उसकी गुंजाइश या कर्नाटक में कितनी नजर आती है? गेम पलट सकता है क्या? देखिए, गुंजाइश तो होगी, क्योंकि सर 5% का वोट शेयर का फासला आ रहा है, वो 40 क्योंकि क्या है ना, वो हमेशा प्रधानमंत्री आते हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त वाले अंदाज और फिर वो उसके बाद में लगता है कि यार अरे ये तो मामला कुछ अजीब सा हो रहा है। देखिए, मुख्य बात ये हमारा समझने की, एक स्प्लिट वोट का जो इमोशन है पब्लिक के बीच में, वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10 से 20% का अलग अलग राज्यों में एक वो देता है प्रधानमंत्री मोदी के नाम।
और 9 साल में हमने देखा है कि कई राज्यों में भी प्रधानमंत्री मोदी अकेले दम पर अपने उसमें, बाकी छोड़िए उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, 2017 का मैंडेट तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे मिला ना। 2022 वाले में भले ही मुख्यमंत्री योगी की इमेज उसके साथ में जुड़ी हो, 2017 में तो योगी का नाम मुख्यमंत्री के पद के रूप में भी नहीं था कहीं पर भी। तो प्रधानमंत्री ने एक तरह से अपनी पार्टी को ढोया है अपनी पॉपुलैरिटी के उसमें। और हमने बहुत सारे राज्यों में देखा कि वो लोकल नेगेटिविटी के ऊपर चढ़ के लोगों ने वोट दे दिया। हमने चाहे वो त्रिपुरा में देखा हो, चाहे गोवा में देखा हो, कई जगहों पे जहां पर कि लगा कि बीजेपी हो सकता है दिक्कत में आ जाए, वहां पीएम ने अपने बूते आगे निकाल लिया। अब लेकिन ये निकालना टच एंड गो है या निकालना क्लियर है, जिसे डबल इंजन की सरकार कहा जाता है रोमाना। सच्चाई ये है कि आज अगर आसाम और कुछ हद तक उत्तर प्रदेश अगर आप छोड़ दीजिए, तो बीजेपी के पास में डबल इंजन की सरकार कहलाने लायक बहुत कम ही राज्य कुछ है गिने चुने, जहां पे मुख्यमंत्री की लोकप्रियता प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के साथ में चले जी, और उसको ऐड कराए। अब प्रधानमंत्री अपनी लोकप्रियता से किस किस चीज की कमी को पाटे, मुख्यमंत्री की अलोकप्रियता को, सरकार की अलोकप्रियता को, मंत्रियों की अलोकप्रियता को, सांसदों की अलोकप्रियता को, विधायकों की अलोकप्रियता को, इन सबको नापते नापते कभी कभी मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी को यह भी लगता होगा कि भाई मैं ही क्यों नापूं। और मेरे ख्याल से बीजेपी की इंटरनल रैली में वो बोल भी चुके हैं, कहा भी है उन्होंने। जी जी बिल्कुल, ताकि आप खुद चुनाव जीतने की अब कोशिश कीजिए, आप कब तक। तो शायद ये भी है। और तीसरी चीज, आपको बिहार का इलेक्शन में याद दिलाना चाहूंगा तो है ना, जब महागठबंधन वाली सरकार के नाते मतलब इलेक्शन हो रहा था, जब लालू यादव जी और नीतीश कुमार के अलायंस ने क्रश कर दिया था बीजेपी, वहां पर उस समय पर भी प्रधानमंत्री की रैलियों में लाखों लोग आते थे, लेकिन नतीजे दूसरी तरफ आए। मेरे ख्याल से रैली में लोग उनकी लोकप्रियता के नाते आते थे, उनको सुनने आते थे, और उन्होंने कहा कि जब लोकसभा आएगा तब हम वोट देंगे। तो हो सकता है कि एक ये इम्पैक्ट भी इसीलिए आता हो 15 से 20% का, कि लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपको हम वोट तब देंगे जब आपका मसला आएगा, अभी फिलहाल इनके इसमें मुझे लोकल वोट देना है तो मैं इस पे ये वोट दूंगा। तो ये जो अंतर आता है स्प्लिट वोट का, ये उस कारण से आता है। लेकिन अंतर इतना बड़ा गैप है कि प्रधानमंत्री नहीं बांट सकते, या गैप इतना है कि 4-5% में प्रधानमंत्री बराबरी के उसमें लाके खड़ा कर देंगे, ये इंटरेस्टिंग है देखना। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे बीजेपी की सारी उम्मीदें केवल और केवल प्रधानमंत्री के कैंपेन पे टिकी है, सारी उम्मीदें, कोई इसमें शक नहीं। लेकिन जो मेरा अनुभव है जितना चुनावों को और इनको देखते हुए 28 साल से जो भी देख के समझ पा रहा हूं ना, उसमें कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जब पब्लिक किसी चीज का एक मन बना लेती तो मन बदलने के लिए कोई बड़ी चीज का होना बहुत जरूरी। तो अभी फिलहाल हमारे साल भर के ट्रैकर में जिस तरह से हमको दिख रहा है कि कांग्रेस बीजेपी से लगातार एक तरह से एक आगे ही बनी है, और वो गैप कुछ दिनों में और बढ़ा ही है, तो ये मन ऐसा लगता है कि नहीं, शायद एंटी इनकम्बेंसी का एक इमोशन बैठ गया है। जहां से प्रधानमंत्री अगर रैली करने जाते हैं तो वो लोकसभा के लिए जरूर उनके लिए यूजफुल होगा, विधानसभा में यूजफुल तभी होगा जब विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत अटैक वाली रैलीज होगी। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि राहुल गांधी जी भी तय करें कि नहीं हम तो जाएंगे कर्नाटक में रैली करने, और कर्नाटक की रैली में जाकर के वो बजाय इसके कि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय मुख्यमंत्री, स्थानीय सरकार की विफलताओं के ऊपर कैंपेन करें, वो पता लगे कि कर्नाटक की रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी पे व्यक्तिगत आरोप और व्यक्तिगत अटैक करने लगे। ऐसा होगा, और वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म पे इस इलेक्शन को भी ले जाने की गलती अगर कांग्रेस करेगी, तो मामला वहां पे बीजेपी के लिए एक अपॉर्चुनिटी का रास्ता खुल जाएगा। बिल्कुल, वैसे ऐसा लगता तो नहीं है कि कांग्रेस इतनी बेवकूफी करेगी। सवाल ये लेकिन कि क्योंकि ये 23 का चुनाव है और नजर 24 की रेस पर है, और दिल्ली के अंदर जिस तरीके से वो विपक्षी एकता की बात बार बार दोहराई जा रही है, कम से कम कर्नाटक के अंदर तो वो विपक्षी एकता की कोई गुंजाइश यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस, जेडीएस और आम आदमी पार्टी भी आ गई है, साहब हम भी सब सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो दिल्ली में कुछ और कर्नाटक में कुछ और, तो विपक्षी एकता कर्नाटक मुझे लगता नहीं है। हाँ। मुझे लगता नहीं है। फर्ज कीजिए कि जो हमारे आंकड़े भी ट्रैकर में दिख रहे हैं, ये आंकड़ों में जेडीएस का उभार और ज्यादा हो जाता है, फर्ज कीजिए
और जेडीएस 10 से 15 सीटें और ऊपर निकाल लेती, कांग्रेस की 10-15 सीटें नीचे हो जाती, और ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक हंग असेंबली टाइप की आ गई कि कांग्रेस 100 से 120 के बीच में अटक गई और जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में आ गई। ऐसी स्थिति में जो फिलहाल दिखाई दे रहा है, हाल फिलहाल का जो इतिहास है वो तो ये कह रहा है कि शायद अलायंस सरकार बनाने में बीजेपी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी, ऐसा लगता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक क्लैरिटी के साथ में एक मैंडेट अगर मिलेगा, और जनता क्लियर मैंडेट सामान्यतः आजकल देना भी पसंद करती है, बहुत ज्यादा किचपिच देना भी नहीं चाहती मैंडेट को, तो वो अलग इक्वेशन है। लेकिन बियॉन्ड दैट अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अगले आने वाले 6 हफ्तों में जो प्रचार होगा उस प्रचार में मुद्दे क्या उठाए जाते हैं, किस तरीके का पोलराइजेशन, मैं कम्युनल पोलराइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीतिक पोलराइजेशन ट्रिगर करने की बात कर रहा हूं कि वो कैसा होता है वो देख रहा है। तो सर, क्या ये जो राजनीतिक पोलराइजेशन की जो बात आप कर रहे हैं उसमें क्या राहुल गांधी को लेकर रेफरेंडम, पहला रेफरेंडम कुछ इस किस्म में, इस दिशा की तरफ कर्नाटक का चुनाव आगे बढ़ सकता है क्या? भ्रष्टाचार का मुद्दा फिर क्या प्रभावी हो सकता है? क्योंकि लगातार राहुल गांधी निशाने पर जो मोदी सरकार को ले रहे हैं वो तो भ्रष्टाचार का मुद्दा, अदानी का मुद्दा, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है वो इसी बात को लेकर कि साहब क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं भ्रष्टाचार से जुड़े हुए, इस वजह से अयोग्य करार दे दिया है। तो क्या ये कर्नाटक चुनाव राहुल गांधी को लेकर किसी तरीके का कोई रेफरेंडम नेशनल पॉलिटिक्स में जो उभरेगा? देखिए, अगर तो कांग्रेस जीतती है तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस के स्ट्रेटेजिस्ट ये इसको इसी तरीके से पेश करना चाहेंगे कि ये तो राहुल गांधी जी की जीत है, राहुल गांधी जी ने जिता दिया। जनता कर्नाटक की क्या उस लिहाज से वोट दे रही है, तो इसका केवल मैं आपको एक ही आंकड़ा और देना चाहूंगा कि इसी ट्रैकर में हम प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए ये सवाल पूछते हैं, और बाद में एक सवाल सीधा ये भी पूछते हैं कि राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी में दोनों में से किसको आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहें। तो इसी ट्रैकर में जहां पे कांग्रेस हर चीज में आगे दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री मोदी 61-62% पे दिखाई देते हैं और राहुल गांधी 27-28%, उसी ट्रैकर। अब अगर केवल आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो मुझे लगता है कि आंकड़े अपने आप में स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि लोग लोकल गवर्नमेंट के अगेंस्ट चेंज करना चाहते हैं, कांग्रेस को मौका देना चाहते हैं। सिद्धारमैया पॉपुलर चेहरा भी है उनके पास में रिप्लेसमेंट के नाते, लेकिन ये मैंडेट या ये लड़ाई राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी वाली नहीं है। ठीक है। और मेरा अपना मानना ये है कि जो लोकल सरकार के अगेंस्ट में करप्शन के चार्जेस हैं, जो माहौल या जिस तरीके का परसेप्शन है, वो ज्यादा कामगार साबित होगा कैंपेन में, बजाय इसके कि वो हिंडनबर्ग और अडानी के ऊपर, ये उनकी मर्जी है, स्ट्रेटेजिस्ट उनके जाने। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर वो हिंडनबर्ग और अडानी के ऊपर फोकस ज्यादा करेंगे तो उसका नेचुरल जो प्रोग्रेशन है वो यही है कि राहुल गांधी जी रैली करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर व्यक्तिगत हमला बोलेंगे, और यही वो चीज है जो बीजेपी चाहती है। बीजेपी भी यही चाहती है कि इवेंचुअली कर्नाटक के चुनाव में भी ये मोदी वर्सेस राहुल गांधी का चुनाव बने। जितना ज्यादा ये चुनाव राहुल गांधी वर्सेस मोदी का बनेगा, बीजेपी के लिए डैमेज को रिपेयर करना और वापसी का रास्ता खोलना और आसान होगा। और जितना ज्यादा ये चुनाव लोकलाइज रहेगा, जितना ज्यादा लोकल मुद्दों पे रहेगा, उतना ज्यादा बीजेपी के लिए कठिन होगा सरकार को रिपीट करना। सर, एक और बात जो राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि साहब जहां पर मामला ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ता है तो वहां पर बीजेपी को एक नेचुरल एडवांटेज मिलता जाता है। ऐसे में जो पिछले दिनों सरकार की तरफ से वो ओबीसी मुस्लिम्स का 4% वाला रिजर्वेशन उसको रद्द करके उस 4% को 2% लिंगायत, 2% वोकलिगा में बांट दिया गया, आपको लगता है कि क्या ये वो उस ध्रुवीकरण के बड़े नैरेटिव में कहीं पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला कदम साबित होगा, या फिर नाराजगी ज्यादा भारी पड़ जाएगी क्योंकि वो तो 20-20% आरक्षण की बात करते आ रहे हैं? दो तरीके के मुद्दे होते हैं, एक हमारे आपके मुद्दे होते हैं, एक चुनावी मुद्दे होते हैं, और इसीलिए हम जनता को दोनों सवाल पूछते हैं कि आपके मुद्दे क्या है और आपको क्या लगता है कि चुनाव में प्रभारी मुद्दे क्या है। लोगों से उनके मुद्दे पूछे तो लोग बेरोजगारी, महंगाई, बाकी संकट जो दिक्कत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम बड़ी है, बेंगलोर में भी बड़ी है, हम सब जानते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, वो बताते हैं। लेकिन चुनावी नैरेटिव, चुनावी मुद्दों की बात कीजिए तो लोग बताते हैं पोलराइजेशन मुद्दा है, लिंगायत वाला मुद्दा है, रिजर्वेशन मुद्दा है, हिजाब की कंट्रोवर्सी मुद्दा है। तो ये दोनों एक फलक अलग अलग, जनता इसमें से किस चीज पे वोट दे, क्या करे, ये तो जनता का मन।
लेकिन मोटे तौर पे ऐसा लग रहा है अभी कि उसका एक सैचुरेशन है। फिलहाल उसके ऊपर उस मुद्दे को बना करके जिनको वोट देना है वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कमी भी नहीं। दूसरी तरफ वाले मुद्दे पे भी जो है वो भी सैचुरेशन पे है। तो एक जो बीच का स्विंग वोट होता है, स्विंग वोट शायद क्रिटिकल होता है, जो एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे पे काम करता है और जो लोकल स्थितियों के ऊपर वोट देता है, उसमें शायद ये मुद्दे उतने ज्यादा अब काम नहीं करते, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं जब लिंगायत और वोकालिगा वाला बाइपोल मूवी देखता हूँ तो लिंगायत अभी भी बड़ी तादाद में बीजेपी को वोट दे रहे हैं, वोकालिगा अभी भी बड़ी तादाद में जेडीएस को वोट दे रहे हैं, ओबीसी अभी भी बड़ी तादाद में कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। तो इसको करने से अगर मानिए थोड़े वोकालिगा बीजेपी की ओर आते हैं और जेडीएस कमजोर होता है, तो जिन सीटों में जेडीएस वर्सेस कांग्रेस का इलेक्शन हो रहा है वहां जेडीएस कमजोर होने से तो कांग्रेस को फायदा। तो इसका क्या औचित्य ये अभी नहीं समझ में उस तरह से आ रहा है। बाकी 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करना, कम कर देना, इस मुद्दे के ऊपर जो बीजेपी को वोट देना चाहता है वो तो ऐसे भी दे रहा है। अब इसमें ये मुद्दा हो ना हो, आप 4% को 0 करें ना करें, मतलब जिसके और रिलीजियस पोलराइजेशन एक इशू है वो तो ऑलरेडी बीजेपी को वोट दे रहा है या नहीं दे रहा है। प्रो और एंटी दोनों ही वोट पड़ते हैं रिलीजियस पोलराइजेशन में, ऐसा तो है नहीं कि उसके ऊपर नहीं है। अब उसको और ज्यादा गर्म करने से उसका कोई इलेक्टोरल आउटपुट बहुत अंतर पड़ेगा, ऐसा मैं अभी फिलहाल नहीं देख पा रहा हूँ आंकड़ों। ठीक है सर, हमको अभी नहीं समझ। ठीक है सर चलते चलते आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि पॉइंट इस पर जरूर फोकस कर लेना चाहिए या हमने कुछ मिस कर दिया है, या फिर कोई भी टेक अवे जो आप बताना चाहें, या आगे किस पर नजर रखनी चाहिए, सम अप कर दीजिए। मेरे ख्याल से 2 चीजों पर नजर रखनी चाहिए। एक तो बीजेपी के समर्थकों या जो भी जो दर्शक हमारे प्रो बीजेपी लीनिंग के हैं या समझ रहे हैं, उनको ये नजर रखनी चाहिए कि हर समय हर कमी को, सारी चीजों को, हर अपयश को केवल प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से ढका नहीं किया जाए, पूरा किया जाए। ये स्ट्रेटेजी उनके लिए कितनी ठीक होगी, गलत होगी, ओवर एक्सपोजर या आप कहें वो समझ में। मैंने एक बार एक शब्द का प्रयोग किया था और भाजपा के प्रवक्ता बहुत नाराज हो गए थे, और मैंने कोई गलत तरीके से नहीं किया था। मैंने बोला था कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को झंडू बाम बना के छोड़ दिया है। सिर दर्द होता है तो ये लगाओ, पेट दर्द हो रहा है तो लगाओ, नाक में दर्द है, कहीं कुछ है तो आप एक ही चीज लेके आते हो। सवाल ये है कि आपके पास में बाकी कुछ और भी एजेंडा पे है कि नहीं दिखाने के लिए। एक ये चीज समझनी पड़ेगी जो भाजपा के स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, जो समर्थक। दूसरी तरफ कांग्रेस के समर्थक और कांग्रेस के स्ट्रेटेजिस्ट को भी मैं ध्यान देने के लिए कहूंगा इस बात को कि कर्नाटक के चुनाव में अगर कांग्रेस अभी आगे दिख रही है या चुनाव जीत भी जाती है, तो उससे कतई आप ये नैरेटिव या ये दिमाग मत सोचिए कि ये लोकसभा के मद्देनजर आपको ट्रेंड देखने जा रहे हैं, क्योंकि सेम पब्लिक जो इस चुनाव में बीजेपी को हराकर कांग्रेस को जिताना चाहती है, वही पब्लिक प्रधानमंत्री के पद के मसले पे 62 और 28, 61 और 27 वाला आंकड़ा भी देती है। तो 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 3 जगहों पे बीजेपी मुंह के बल गिरी, और 4-5 महीने के अंदर क्या नतीजा रहा? राजस्थान में 25-0, मध्य प्रदेश में 27-2। तो इसलिए ये क्या है कि दोनों ही तरीके के लोग जो है ना, 2 एक्सट्रीमिटीज पे बात करते हैं। या तो दुनिया खत्म हो गई, सूरज अंधेरा डूब गया, सूरज गायब हो गया, या फिर एकदम परिवर्तन हो गया, युग परिवर्तन हो गया, सब बदल गया और अब तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। इन 2 एक्सट्रीमिटीज के बियॉन्ड बीच का जो 99% का हिस्सा है वो हमारी जनता है। जनता समझती है किस मुद्दे पे कहां पर किसको कितना समर्थन देना है, कितना वोट देना है। और एक चीज जो जनता नहीं पसंद करती वो ये है, चाहे कोई हो, इतिहास गवाह है इस बात का, जनता टेकन फॉर ग्रांटेड लेना पसंद नहीं, चाहे कोई भी। तो मुझे लगता है कि आने वाले 6 हफ्ते अभी पिक्चर बाकी वाले अंदाज में मोदी जी का प्रचार भी देखेंगे, राहुल जी का भी प्रचार देखेंगे, और देखेंगे किस दिशा में जाता है, और ट्रैकर सब कुछ बताएगा हमें। बिल्कुल, और देखेंगे आंकड़ों में कितना उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी बात यह है कि 23 का ये चुनाव, इसको 23 के चुनाव की नजर से ही देखिए, ज्यादा 24 की पिक्चर इसमें देखने की कोशिश मत कीजिए, उसके लिए 24 का ही इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच यशवंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।